नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। देश के एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख। 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख के तौर पर वो अपना कार्यभार संभालेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है और ऐसे में जब अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल के तौर पर कार्यभार संभालेंगे, वो तस्वीर देखने वाली होगी क्योंकि पूरा जिम्मा फिर उनके कंधों पर होगा। विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे अमरप्रीत सिंह। वर्तमान की अगर बात करें तो वायुसेना उप प्रमुख के पद पर कार्यरत है अमरप्रीत सिंह और नाम सामने आने के बाद से ही जो बैकग्राउंड उनका रहा है, जो तरह की परवरिश रही है, जहां से आते हैं, उसको समझना भी जरूरी है। दरअसल 27 अक्टूबर 1964 में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का जन्म हुआ। इसके बाद 21 दिसंबर 1984 को लड़ाकू विमान पायलट श्रेणी में वो शामिल हुए। 20 साल की उम्र उनकी रही होगी और ऐसे में 5000 घंटे से ज्यादा की उड़ान अमरप्रीत के पास उनका अनुभव रहा है। करीब 38 साल से भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अमरप्रीत और कई सफल ऑपरेशंस को भी उन्होंने लीड किया है। यही वजह रही जब ये एक नई जिम्मेदारी जिसे ढूंढने के लिए चेहरों की तलाश की जा रही थी। ऐसे में एयर मार्शल एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, उस पद तक पहुंचना भी। लेकिन बतौर एयर मार्शल भी अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, लीड भी किया। और उसके बाद अब 30 सितंबर को वो दिन रहेगा जब वायुसेना प्रमुख के तौर पर अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल के तौर पर अपना वायुसेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीआईसी में 24 आईआरएस अधिकारियों का एम्पैनलमेंट। आईआरएस अधिकारियों को प्रधान मुख्य आयुक्त के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। ऐसे में प्रधान मुख्य आयुक्त प्रधान महानिदेशक के साथ पद पर पदोन्नति के लिए पैनल को मंजूरी मिली है। इसमें आईआरएस समंजसा दास, संदीप प्रकाश, साथ ही डॉक्टर KN राघवन, डॉक्टर रामनिवास मान, KR उदय भास्कर, इनके अलावा वेणुगोपाल उषा, मनोज कुमार अरोड़ा, सत्येंद्र विक्रम सिंह, रविंदर स्वरूप, विवेक चतुर्वेदी, महेंद्र रंगा, राजकुमार वाल्टे, वुंज जामुआन, साथ ही अमंद शाह, चंद्र प्रकाश गोयल, प्राची स्वरूप, ARS कुमार, राजीव गुप्ता, साथ ही रिमझिम प्रसाद, सिम्मी जैन, KC जॉनी, मनोज कुमार श्रीवास्तव, इनके अलावा राजेश जिंदल का भी नाम इस सूची में और साथ ही अतुल गुप्ता द्वितीय का भी इस सूची में एम्पैनलमेंट के लिए नाम आगे भेजा गया है। जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की 200 फीट सड़क को लेकर एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार के स्तर पर अब तय किया जाएगा मुआवजे के मामले को। दरअसल सड़क दायरे में किस प्रभावित को कितना मुआवजा दिया जाए, इस बात को लेकर असमंजस था, लेकिन इसको लेकर जेडीए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। इस मामले में जेडीए सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति का यह फैसला है कि जो प्रस्ताव है इसे जेडीए की ओर से राज्य सरकार को भेजा जाए। राज्य सरकार इसको एग्जामाइन करेगी और उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि किस दायरे में आने वाले किस व्यक्ति को इसके बाद कितना मुआवजा दिया जाना है। दरअसल 25/5/13 की समिति के फैसले के अनुसार प्रभावित का जितनी भूमि पर निर्माण है उतनी ही भूमि देने का प्रावधान था। ये उस वक्त का फैसला जब 2013 में लिया गया था और उसके बाद जब सरकार ने 2024 को मुआवजा नीति के अनुसार एक नया नोटिस जारी किया तो भू रूपांतरित व खातेदारी जमीन ही मुआवजे का प्रावधान है, ये उस नए फैसले में बताया गया। जबकि इस मामले में अधिकतर निर्माण सोसाइटीज के भूखंडों पर हुआ है। विगत कुछ सालों की अगर बात करें तो सोसाइटीज के भूखंड पर बहुत ज्यादा निर्माण के दायरे में आए हैं और ऐसे में प्रभावित कौन है, किसे मुआवजा दिया जाना है और कितना दिया जाना है, एक सवाल। ऐसे में जेडीए मुआवजे को लेकर सरकार से अब मार्गदर्शन लेगी। सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और राज्य सरकार फिर उस फीडबैक के आधार पर उसे एग्जामाइन करेगी और फिर मुआवजे का निर्धारण होगा। टॉक रोड और महल रोड को जोड़ने वाली सड़क 200 फीट सड़क है। मास्टर प्लान की अगर बात करें तो मास्टर प्लान में सड़क को 200 फीट चौड़ा दर्शाया गया है, लेकिन टॉक रोड पर सांगानेर चौराहे से लेकर करीब कुछ दूरी तक 1200-1300 मीटर तक ये सड़क मौके पर महज 60 से 80 फीट ही है और उसके बाद आगे ये सड़क निजी खातेदारी भूमि की वजह से बंद है। कुल मिलाकर की जो तस्वीर है वो 200 फीट की नजर नहीं आती, कुछ अलग इलाकों में भी। इसके बाद पीछे महल रोड तक ये सड़क मौके पर 200 फीट चौड़ी फिर से हो जाती है और सड़क के दायरे में आ रही करीब 75 दुकानें, इसके अलावा 10 से 15 मकान भी। सवाल ये क्योंकि अब प्रस्ताव राज्य सरकार को जेडीए भेजेगा और फिर राज्य सरकार इस पर एग्जामाइन करेगी कि मुआवजा किसे और कितना दिया जाना है। इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव के लेख पर चर्चा करते हैं। लेख जिसका नाम गवर्नेंस अबव ऑल।
एक राष्ट्र एक चुनाव होगा उस समय की वापसी का प्रतीक, जब भेदभाव की राजनीति से पैदा नहीं होती थी चुनाव में रुकावट। अपने लेख की शुरुआत उन्होंने ये लिखकर की, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है, उसके बाद उनका लेख प्रकाशित हुआ इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नेंस अबव ऑल सब्जेक्ट के नाम पर। वन नेशन वन इलेक्शन उस समय की वापसी का एक तरीके का प्रतिबिंब है, प्रतीक है। उन्होंने लिखा कि जब भेदभाव की राजनीति से पैदा नहीं होती थी चुनाव में किसी तरह की रुकावट। आगे लिखते हैं कि 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे, जिसमें लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। जवाहरलाल नेहरू ने केरल में सरकार गिराकर ये परंपरा तोड़ दी और उस समय के बाद जो क्रम था, जो पहिया चल रहा था एक साथ चुनाव होने का देश भर में, 1967 के बाद वो पहिया थम गया कि क्रम टूट गया। उस समय 1959 में केरल में EMS नंबूदिराबाद की वामपंथी सरकार थी। इसके बाद 1967 में फिर केरल विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव और 1969 में कांग्रेस में विभाजन के बाद ये परंपरा टूटती चली गई। अल्पमत में जब इंदिरा गांधी आए तो इंदिरा गांधी को मिला था वामपंथी पार्टियों का समर्थन और उसके बाद समर्थन लेकर पार्टियों ने आगे जब चुनाव करवाए तो 1971 में लोकसभा भंग फिर से होती है। चुनाव के बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, जिसके बाद राज्यों को अस्थिर करने के लिए धारा 356 का उपयोग भी बढ़ा हुआ उस समय तत्कालीन समय में नजर आया। 1951 से लेकर 2015 तक देश में 115 बार धारा 356 का उपयोग भी हुआ है। अपने लेख में उन्होंने इस चीज का भी नंबर वाइज जिक्र किया। ये भी लिखा कि देश में आखिरी बार 1967 में देखा गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो परिकल्पना थी वो 1967 तक नजर आई, लेकिन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। कुछ दुर्गम इलाकों में सेना ने दी भारतीयों को सैर करने की अनुमति। अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि वो इलाके जहां पर पहले सैर करने की अनुमति भारतीयों के लिए नहीं थी, लेकिन सीमावर्ती गलवान और रिजांग लॉ में हमेशा शून्य के नीचे तापमान होने के बावजूद कुछ ऐसे इलाके जहां पर अब भारतीय सेना की ओर से भारतीय नागरिकों को सैर करने की अनुमति, घूमने की अनुमति टूरिस्ट के तौर पर दी गई है। बताते हैं कौन से इलाके रहेंगे। दरअसल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय नागरिकों का उन इलाकों में भी स्वागत किया है। पर्यटकों को आश्वस्त भी किया है कि कोई नहीं दिखे तो भी सेना मौजूद रहेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र का तापमान शून्य से कम हमेशा रहता है और ये औसत तापमान है जो 12 महीने उस इलाके का रहेगा, लेकिन अगर कोई नजर नहीं आता तो सेना वहां पर है। आप निश्चिंत होकर उन जगहों का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं हूं ना और उसी तर्ज पर वहां पर सेना की मौजूदगी बता रहे उपेंद्र द्विवेदी। वो कह रहे हैं कि आप जाइए और अगर कोई ना हो तो मैं हूं ना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास एक से एक क्रिएटिव आइडियाज है और उसकी झलक बार बार नजर भी आती है। दरअसल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए किन्नरों की ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव उन्होंने दे दिया है। होम गार्ड की तर्ज पर किन्नरों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में किन्नरों को वर्दी, प्रशिक्षण, मासिक अनुदान देने का प्रस्ताव। कई बार शहर में चौराहों पर किन्नरों की वजह से अव्यवस्था नजर आती है, लेकिन उन्हीं को अगर ट्रैफिक का जिम्मा दे दिया जाए कि ट्रैफिक को सुचारू करना है, तो कुल मिलाकर के ऐसी बात हो जाती है कि जो कक्षा का सबसे शैतान बच्चा होता है उसको मॉनिटर बनाने के साथ उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो क्लास को मैनेज करने की कोशिश करता है। और ऐसी ही परिस्थितियों में एक तरीके का आत्मविश्वास भी समुदाय में पहुंचे, एक तरीके की आर्थिक सुदृढ़ भी वो हो। और इस तरह से ट्रैफिक के इंतजाम में लगाने से जो समस्या अव्यवस्थाओं की आती है चौराहों पर खड़े हुए किन्नरों की वजह से, उससे भी निजात पाई जा सकती है। और एक क्रिएटिव आइडिया है रेवंत रेड्डी का, जिसे भी इम्प्लीमेंट किया जाना बाकी है। देश के सबसे युवा राज्य तेलंगाना पर भारी कर्ज का बोझ है। जी हां, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कर्ज से निपटने के लिए वित्त आयोग से सहयोग की मांग की है। हालांकि नए क्रिएटिव आइडियाज के लिए रेवंत रेड्डी को जाना जाता है, लेकिन अब कर्ज के बोझ के तले ये इस समय दबे हुए हैं और पूरा का पूरा राज्य इस समय कर्ज के तले दबा हुआ है। कहने के लिए सबसे युवा राज्य है तेलंगाना, लेकिन फिलहाल भारी कर्ज का बोझ इस राज्य पर है। ऐसे में वित्त आयोग से मांगा है सहयोग। मुख्यमंत्री ने पिछले वित्त वर्ष के अंत में 6.85 लाख करोड़ से अधिक राज्य पर कर्ज था, जिसमें बजटीय और गैर बजटीय दोनों तरह के उधार शामिल रहे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लिए गए बड़े कर्ज से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जो कि अब लगातार बढ़ती गई और सामने आ खड़ा हुआ ये क्रूशियल समय।
राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है कर्ज को चुकाने में। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि विकास के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन पहले जो कर्ज 10 साल के भीतर बढ़ गया है और बढ़कर चट्टान जैसा हो गया है, उसके लिए वित्त आयोग की अब सहायता की दरकार उन्हें हुई है। राज्य को केंद्रीय निधि का आवंटन 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए, ये कहना है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का, जिस वजह से कर्ज के बोझ के तले दबे हुए तेलंगाना को भी राहत की सांस मिली। आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाती की बैठक के साइड इफेक्ट्स भी अब आपको बताते हैं, आखिर हुए तो क्या हुए और कैसे हुए। दरअसल 6 माह के लिए 10,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य तय किया गया। हर माह 1680 करोड़ और हर दिन 60 करोड़ का जो एम है इस बैठक के जरिए वो तय किया गया। बैठक तो हो गई, लेकिन बैठक के बाद नवीनीकरण में शेष रही मदिरा की दुकानों की निविदा जारी की गई। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अब तक नहीं उठ सकी है 199 शराब दुकान। आबकारी को हर माह इस वजह से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये वो रेवेन्यू है जो जनरेट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि 199 शराब की दुकानें अब तक राजस्थान में नहीं उठाई गई है। ऐसे में आयुक्त के आदेश है कि सारी की सारी दुकानें, जो 199 दुकानों का डेटा है, उन्हें तो उठाया ही जाना चाहिए, लेकिन इस पर रेवेन्यू भी किया जाए और रेवेन्यू में सुधार नहीं अगर हुआ तो सस्पेंड या फिर टर्मिनेशन के लिए तैयार रहे। आयुक्त की फटकार हुई बैठक के बाद, लेकिन आयुक्त की फटकार के बाद 5 जिलों के प्रहरी अधिकारी अब इस बात के लिए जाग गए हैं, ज्यादा अवेयर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया है अब 10 दिन में अवैध शराब से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी करनी होगी, जिसमें कलौली, धौलपुर, गंगानगर, अलवर और दूदू अधिकारी पर गाज की तैयारी की गई है। कुल मिलाकर की बैठक है, लेकिन साइड इफेक्ट किस पर नजर आएंगे 10 दिन के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाएगा। चलिए बात करते हैं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की। मच अवेटेड है राजस्थान के लिए, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी तैयारियों को लेकर लगातार जुटे हुए हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक इस संबंध में सीएम की ओर से ली गई। राजस्थान मूल के दूसरे राज्यों के आईएएस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम संवाद कर रहे हैं। उन्होंने इस संवाद के दौरान कहा कि आगामी 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान समिट इसे नाम दिया गया है, जिसका आयोजन राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात भी है और इसका उद्देश्य राजस्थान को निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान के तौर पर स्टैब्लिश करना है। इसके माध्यम से राज्य के विकास में कई नए आयाम जोड़ने हैं। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के विकास पर कार्य राज्य सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान किसी भी राज्य की तुलना में पिछड़े ना, बल्कि आगे आकर दूसरे राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करे। किसी भी प्रदेश की प्रगति का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश की सक्सेस के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए जो मूलभूत ढांचा है उसकी विकसित होने की आवश्यकता है। सीएम कहते हैं कि हमारी सरकार पहले दिन से ही बिजली, पानी, परिवहन, ये तो वो बात है जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी है। इसके अलावा आधारभूत ढांचे के विकास पर कैसे आगे काम किया जाए, कैसे इसे स्टैब्लिश किया जाए, इस पर भी काम कर रही है। सीएम आगे कहते हैं कि विकसित राजस्थान की जो यात्रा है, इसमें राजस्थानी मूल के अधिकारियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उनके अनुभव, उनके सुझाव और उनके संपर्क से राज्य की प्रगति में वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और जो बानगी है वो राइजिंग राजस्थान समिट में नजर आएगी, क्योंकि जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ सीएम इसमें लगे हुए हैं वाकई में उनके महत्वाकांक्षी विजन को दर्शाता है। ऐसे में अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों में भी शामिल किया जाएगा। सीएम कहते हैं कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावना है। निवेशकों को हर संभव मदद की कोशिश राज्य सरकार कर रही है और ऐसे में विकसित राजस्थान की जो यात्रा है, इसमें राजस्थानी मूल के प्रशासनिक अधिकारियों के सुझाव अहम रहेंगे। अब राइजिंग राजस्थान सम्मेलन से प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की कोशिश और हर संभव प्रयास राजस्थान की सरकार भी करने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आपको बताते हैं। कहा कि लोकतंत्र में शासक अपने खिलाफ राय को भी करता है बर्दाश्त, इस पर आत्मचिंतन भी करता है। ये भी कहा अपने बयान में उन्होंने कि कोई विचार राजा के विरोध में अगर है तो राजा उसे सहन करे और आत्ममंथन खुद पर करे। इन दिनों राजनीति में जो हो रहा है वो अन्य जगहों पर भी हुआ है।
दरअसल पुणे में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जब नितिन गडकरी बोल रहे थे, उस दौरान लेखकों और बुद्धिजीवियों से बात करते हुए उन्हें अपनी बात निडर होकर रखने के तौर पर उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि अगर किसी प्रदेश के कोई राजा हैं या फिर उनकी प्रजा के व्यूज से वो डर रहे हैं, आत्मचिंता नहीं कर रहे तो गलत है, बल्कि होना ये चाहिए कि अगर आपके लिए कोई अगर व्यूज प्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई अपनी राय रख रहा है तो उस पर आत्मचिंतन भी राजा करे। और ये बात सभी के लिए लागू होती है। ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कही गई। महाराष्ट्र में भाजपा को लगा है बड़ा झटका। दरअसल अशोक चव्हाण के 3 करीबी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस सांसद बसंत चव्हाण के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नांदेड़ में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और मजबूत होते हुए संगठन की ही लोकप्रियता का ये पैमाना है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के 3 करीबी चेहरे, अशोक चव्हाण के 3 करीबी चेहरे, जिन्हें कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी से लॉयल हैं, जुड़े हुए हैं, वो अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देर आए दुरुस्त आए, लौट के मालदीव्स घर को आए। जी हां, पड़ोसी देश मालदीव का इंडिया आउट से थैंक यू इंडिया तक का सफर हम सभी ने देख लिया है। भारत विरोधी अभियान चलाते हुए गत साल सत्ता जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति ने संभाली, जिसके बाद बॉयकॉट इंडिया और जैसी कई सारी बातें करी और पूरा साल इसको लेकर के हमने खबरें आती हुई देखी, जिसके बाद चीन के पाले में बैठकर भारत का खुले तौर पर राष्ट्रपति मालदीव के विरोध करते रहे। लेकिन अब मुसीबत के वक्त में भारत ने एक बार फिर से जब कोशिश की थी पिछले साल, उस कोशिश का जवाब मालदीव अब दे रहा है। भारत से मालदीव अब कर रहा है सहायता का अनुरोध। भारत ने भी आपातकालीन वित्तीय सहायता देने का फैसला कर दिया है, क्योंकि भारत का हृदय विशाल है। भारत ये फैसला कर चुका है कि आपातकालीन स्थिति है, मालदीव की अर्थव्यवस्था को अगर झटका लगा है, भारतीय टूरिस्ट के वो उस समय की तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी, वो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होते हुए देखे होंगे, जब बॉयकॉट मालदीव और गो टू लक्षद्वीप हम सभी ने देखा। और अब उस वित्तीय संकट से उबरने के लिए भारत सरकार मदद करने के लिए तैयार है। 1 साल के लिए $50 मिलियन के सरकारी ट्रेजरी बिलों की सदस्यता को बढ़ाया है। दरअसल साल की शुरुआत में भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई थी, लेकिन अब वो खटास कम होते होते पुनः पुराने तरीके से होने वाले रिश्ते और जो आदान प्रदान था, जो संस्कृतियों का आदान प्रदान था, उसकी ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। मणिपुर में खतरे की घंटी। खुफिया इनपुट के अनुसार मणिपुर में घुसे 900 कुकी आतंकी। म्यांमार से करीब 900 आतंकवादी मणिपुर में दाखिल हो चुके हैं और ये अपने आप एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 900 आतंकी लोगों के भेष में इस समय मणिपुर में रह रहे हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये सभी 900 आतंकी, डेटा बताता है कि वहां पहुंचे हैं और आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में आतंकी है, जिसमें ड्रोन आधारित बॉम्ब हमले हो सकते हैं, मिसाइल हो सकती है, जंगल युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि 900 आतंकी जो कुकी समुदाय से आते हैं, इन्हें इन युद्धों के लिए माहिर समझा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 30-30 गुटों में फैले हुए आतंकी एंटर कर चुके हैं और लोगों के बीच में रहकर, लोगों के साथ रहकर स्लीपिंग सेल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। 28 सितंबर के आसपास मैते गांव में हमले की साजिश इन कुकी आतंकियों की है, लेकिन इस साजिश को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और साथ ही साथ अभी से कोशिश की जा रही है कि इन्हें वहां से डिकोड कर दिया जाए और साथ ही साथ इन्हें देखा भी जाए कि किस मंसूबे के साथ, किस रास्ते से, किसकी शय पर इन्होंने मणिपुर में प्रवेश किया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान में मानसून की मेहरबानी की, जो इस बार जमकर बरसी। हालांकि लापरवाही भी नजर आई और लापरवाही से कई घरों के चिराग भी बुझे। अब लापरवाही अगर प्रशासन की है तो लापरवाही उस इंसान की भी है जिसने प्रशासन की तमाम गाइडलाइंस को दरकिरार किया। एक डेटा के अनुसार चौंकाने वाला डेटा है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में यहां पर मौतों में वृद्धि हुई है बारिश जनित हादसों के बाद। दरअसल इस बार मानसून में बारिश ने 207 लोगों की जान ली है, जिसमें अधिक बच्चे और युवा है। वो बच्चे जिन्हें तैराकी नहीं आती, लेकिन प्रशासन की बार बार एडवाइजरी और प्रशासन के गाइडलाइन, प्रशासन की अपील के बावजूद उन इलाकों के पास होकर गुजर रहे थे या फिर उन जगहों पर होकर गुजर रहे थे जहां पर पानी का बहाव था, तैराकी आती नहीं थी और इस वजह से जिंदगी खत्म हो गई। एसडीआरएफ ने इस दौरान 645 लोगों की जान बचाई। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में डूबने से इस बारिश के सीजन में 18 लोगों की जान चली गई।